बचे लोगों को छोड़कर कोई भी नाजी एकाग्रता शिविर के अस्तित्व को नहीं समझ सकता है। हम केवल ये सोच सकते हैं कि कैसे लोग प्रतिदिन जीवित रहते थे और त्रासदियों के बीच समझदार रहते थे। विक्टर फ्रैंकल, एक शिविर के दिग्गज, बताते हैं कि नाजी बंदियों ने कैसे सहन किया। फ्रैंकल की लोगोथेरेपी परिकल्पना, जिसमें कहा गया है कि हमें जीवन के अपने अर्थ को फलने फूलने के लिए खोजना होगा और चरम मामलों में जीना इन अनुभवों द्वारा समर्थित था। यह पुस्तक फ्रैंकल के शिविर की खोजों और लोगोथेरेपी विकास का वर्णन करती है। इस पुस्तक में पता चलता है कवर किए गए विषयों में जीवन में उद्देश्य खोजना, एकाग्रता, शिविरों के अमानवीय प्रभाव और कठिन परिस्थितियों में कॉमेडी ढूंढना शामिल है। लेसन: After being shocked by the concentration camps, prisoners initially hoped, then despair. आजकल हर कोई जर्मनी और पूर्वी यूरोप के नाजी कंसंट्रेशन कैंप और उनके क्रूर व्यवहार के बारे में जानता है। होलोकॉस्ट के दौरान नाजी पीड़ित अपने भाग्य को जानते थे। इस वजह से शिविरों में प्रवेश करने से संभवतः आतंक पैदा हो जाता। प्रतिक्रियाओं को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। पहला चरण शुरू हुआ जब कैदियों का आगमन शिविर में हुआ या उनका परिवहन किया गया। कैदी इतने हैरान थे कि उन्होंने तुरंत खुद को समझाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक होगा। अधिकांश बंदियों ने शिविरों के बारे में भयानक कहानियां सुनी थीं, लेकिन जब उन्हें वहां लाया गया तो उन्होंने सोचा कि चीजें अलग होंगी। जैसे ही वे ऑश्विट्ज़ में ट्रेन से उतरे, कैदियों को कड़ी मेहनत या जल्दी से फांसी देने के लिए बाएं या दाएं ले जाया गया। उन्हें नहीं पता था कि इन श्रेणियों का क्या मतलब है। शिविर में पहुंचने के सदमे के कारण बंदियों ने विश्वास किया कि यह बयान उन्हें आसन्न मौत से बचाएगा। शुरू में कैदी, जो कैंप की भयावहता से अपरिचित थे, वे हर चीज से डरते थे। मामूली उल्लंघन के लिए अन्य दोषियों को बेरहमी से दंडित होते देखकर नए बंदी बहुत परेशान थे। भयानक क्रूरता को देखने के बाद उन्होंने आशा खो दी और मौत के साथ खुद को सांत्वना देना शुरू कर दिया। अधिकांश ने आत्महत्या के बारे में सोचा, शायद शिविर के विद्युत बाड़ को पकड़कर। लेसन: After a few days in the camp, detainees became apathetic and focused on survival. अपने पहले सदमे के बाद कैदी भावनात्मक रूप से सुन्न हो गए। वे डर और मौत के आदी हो गए। जिंदा रहना उनके विचारों और भावनाओं पर हावी हो गया। प्यार या इच्छा पर विचार करने के बजाय कैदियों ने भोजन और अन्य जीवन निर्वाह सुखों के बारे में बात की और कल्पना की, जिन्हें हम हल्के में लेते हैं लेकिन शिविरों में गंभीर रूप से नियंत्रित थे। पहले चरण में कैदियों ने डर से छिप गए, लेकिन दूसरे चरण में सुस्त भावनाओं ने उन्हें शिविरों की दैनिक क्रूरता को सहने और जीवित रहने के हर मौके को जब्त करने की ताकत दी। एक शिविर में टाइफस महामारी के बाद कई व्यक्तियों की मौत होने के बाद दूसरे चरण के कैदियों को मृतकों को देखते हुए घृणा या सहानुभूति नहीं रही। उन्होंने मृत कैदी से भोजन, जूते और कपड़े चुराने का मौका देखा। पहरेदारों के अलावा कोई नहीं जानता था कि वे कब शिविर छोड़ेंगे, जिससे कैदी जीवन में कोई महत्व नहीं समझ पाएंगे। आमतौर पर हम भविष्य के लिए जीते हैं, बड़े लक्ष्य बनाते हैं और अपने जीवन को लेकर उत्साहित रहते हैं। कैंप कैदियों ने चीजों को अलग तरह से देखा। वे भविष्य से प्रेरित नहीं हुए। कोई नहीं जानता था कि उनकी जेल की सजा कब या अगर खत्म होगी। अधिकांश बंदियों को डर था कि उनका जीवन खत्म हो गया है। उन्होंने शिविर में जीना बंद कर दिया क्योंकि कोई उद्देश्य नहीं थे। लेसन: After escape from the camps, skepticism and resentment were common. आजादी के बाद कंसंट्रेशन कैंप के बचे लोगों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अधिकांश ने शिविरों में इतना लंबा समय बिताया था कि नियमित जीवन कठिन था। रिहाई के बाद दोषियों ने इसे स्वीकार करने के लिए संघर्ष किया। उनकी भावनात्मक उदासीनता ने उन्हें अपना मन बदलने से रोका। सबसे पहले उन कैदियों ने कोई खुशी महसूस नहीं की। इतने लंबे समय तक इसका सपना देखने के बाद जब आजादी आई तो वे चौंक गए। रिहा होने के बाद कई दोषियों का मानना था कि यह उनका समय है कि वे दूसरों से दुर्व्यवहार करें। इतने अमानवीय व्यवहार के बाद कैंप के गार्डों से बदला लेने के लिए सोचना उनके लिए तार्किक था। रिहा किए गए दोषियों का हमेशा अच्छा घर वापसी नहीं होता था। दुर्भाग्य से कई कैदी अपने परिवारों को मृत और अपने गांवों को बर्बाद हालात में खोजने के लिए घर लौटे। उनका गुस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों को खोने से परे था। उन्हें अपनी उम्मीद थी
कि उनका दुख समझा जाएगा। बहुत बार मुक्ति के बाद जो लोग कभी कंसंट्रेशन कैंप में नहीं गए, वे अकड़ गए और कहा कि वे भी कमी और बमबारी से पीड़ित हुए हैं, जबकि सामान्य जीवन में लौटना कठिन था। रिहा हुए अधिकांश कैदियों ने अंततः अपने जीवन का आनंद लिया और होलोकॉस्ट से बचने के लिए आभारी थे। लेसन: प्रिजनर्स फोकस्ड ऑन देयर इनर लाइफ टू अवॉइड द आउटसाइड वर्ल्ड। हमने कैंप के कैदियों की पीड़ा देखी है। वे अत्याचारों को कैसे सहन कर सकते थे और अपना विवेक बनाए रख सकते थे। सब कुछ उनके ध्यान पर निर्भर था। कल्पना किए गए प्रियजनों और अतीत के बारे में याद करने से कुछ को अपने परिवेश के डर और कठोरता से बचने में मदद मिली। कम से कम कुछ खुशियों की यादों वाले लोग दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से बच पाए। उन भयानक शिविरों में उन्हें कोई आराम नहीं था, जहां उन्होंने अपनी पीठ पर सिर्फ चिथड़ों के साथ ठंड में काम किया। उन्हें प्यार से पूर्णता मिल सकती थी, अपने प्रियजनों के साथ एक प्यारी चर्चा, यहां तक कि अपने मन में भी कुछ ऐसा था जिसे शिविर के पहाड़ी उनसे छीन नहीं सकते थे। यहां तक कि घर वापस अपने बिस्तर की लाइट को ऑन करने जैसी साधारण यादों ने उन्हें आराम दिया। कुछ दोषियों ने प्रकृति और मनोरंजन में आराम पाया। एक सुंदर सूर्यास्त या एक आकर्षक पंछी दोषियों को खुशी का क्षण दे सकता है। कैदियों के पास वास्तविकता से बचने के लिए 30 मिनट के दोपहर के भोजन के विराम के दौरान छोटी मुलाकातें होती थीं, जैसे गाना या अभिनय करना। कैदियों ने कभी कभी हास्य पात्र पाया। रिहाई के बाद भविष्य की कल्पना करना और इस बारे में मजाक करना कि शिविर की प्रथाएं बाद की परिस्थितियों को कैसे प्रभावित करेंगी, आम बात थी। परिवार के खाने की मेज पर वे भूल सकते हैं कि वे कहां थे और कटोरे के नीचे से सूप मांगते थे, जहां शिविर के बर्तनों में कुछ स्वस्थ मटर होते थे। लेसन: मोस्ट इनमेट्स एक्सेप्टेड देयर डेस्टिनी बट अदर्स मेड चॉइसेस व्हेन पॉसिबल। हम अपने कपड़ों, भोजन और दान को चुनने की क्षमता को हल्के में लेते हैं। शिविरों में कुछ भी गारंटी शुदा नहीं था। आत्मनिर्णय ने एक नया अर्थ ग्रहण किया। कैदियों को सबसे अधिक जीवन या मृत्यु के विकल्प चुनने का डर था। उदाहरण के लिए, कैदियों को कभी कभी दूसरे शिविर में भेज दिया जाता था। कैदियों को स्थान और कदम के उद्देश्य का नहीं पता था। कुछ गार्डों ने उन्हें रेस्ट कैंप कहा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन्हें विनाश कक्षों में लाया जा रहा है या नहीं। एक बार जब बंदियों को पता चल गया कि उन्हें कहीं ले जाया जाएगा, तो कुछ अन्य लोग अपने भाग्य को पलटने के लिए उन्मत्त थे। अपने कब्जाधारियों के लिए अधिक मेहनत करना, जैसे अधिक शिफ्टों के लिए स्वेच्छा से, मदद कर सकता है। हालांकि उनका नया शिविर राहत प्रदान कर सकता है। बहुत से दोषियों ने हस्तक्षेप न करने का विकल्प चुना, क्योंकि वे यह निर्धारित नहीं कर सकते थे कि सबसे अच्छा क्या था। अन्य बंदी छोटी छोटी स्वतंत्रता भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने निर्णय लेने का हर मौका लिया। अपनी दुर्दशा के बावजूद ये कैदी अपने सिद्धांतों पर जीने की कोशिश करते रहे। उदाहरण के लिए, उनका आध्यात्मिक जीवन अपरिहार्य था। यद्यपि उन्हें अपनी रीति रिवाजों को छोड़ना पड़ता था, फिर भी वे नैतिक हो सकते हैं। कुछ दोषियों ने जरूरतमंदों को खाना दिया, जबकि वे खुद भूखे थे। लेसन: लोगोथेरेपी सेज आवर लाइफ मीनिंग ड्राइव्स आवर एक्शंस। लेखक ने कई भयानक शिविर स्थितियों का अवलोकन किया। उन्होंने बार बार समझा कि लोगों को जीने के लिए कुछ महत्व की आवश्यकता होती है, ताकि उनको उम्मीद के साथ जीने की इच्छा हो। अर्थपूर्ण दोषी अर्थहीन की तुलना में अधिक मजबूत और अधिक लचीले थे। इस खोज ने उनके लोगोथेरेपी मनोचिकित्सा सिद्धांत से कई धारणाओं की पुष्टि की, जो मानती है कि अर्थ की हमारी इच्छा हमारे जीवन को संचालित करती है। बहुत साउद इससे सहमत हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय शोध ने छात्रों से पूछा कि उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण था। जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजना 78% के लिए सबसे आवश्यक था। जब हमारे पास उद्देश्य की कमी होती है, तो हम एक अस्तित्वगत शून्यता का अनुभव करते हैं। जो लोग अपने सिद्धांतों को नहीं जी पाते हैं या मानते हैं कि उनके जीवन का कोई महत्व नहीं है, वे खालीपन महसूस करेंगे। बड़ी आघात के बिना भी अस्तित्वगत शून्यता हो सकती है। सामान्य रविवार न्यूरोसिस पर विचार करें। जब व्यक्ति लंबे सप्ताह के काम के बाद आराम करते हैं और पता चलता है कि उनका जीवन अर्थहीन है, लोगोथेरेपी व्यक्तियों को उद्देश्य खोजने और अस्तित्वगत शून्यता के हानिकारक प्रभावों से बचने में मदद करती है। लेसन: एवरीवन्स लाइफ हैज अ यूनिक पर्पस एट ईच मोमेंट।
यह जानकर कि जीवन में एक उद्देश्य खोजना कितना महत्वपूर्ण है, हम सोचते हैं कि इसे कैसे किया जाए। बहुत से व्यक्तियों को लगता है कि उन्हें अच्छे निर्णय लेने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य खोजना चाहिए। लोगोथेरेपी का मानना है कि हमारा अर्थ इस बात से निर्धारित होता है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं और अपने कार्यों के लिए हम कितना जिम्मेदार महसूस करते हैं। कंसंट्रेशन कैंप के बंदियों ने जिन्होंने जीवन में अर्थ पाया, उन्होंने अपने विकल्पों के माध्यम से ऐसा किया। प्रकृति में सुंदरता की खोज करने या दूसरों की मदद करने से उन्हें एक उद्देश्य मिला और दिखाया कि वे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे अर्थों को मेल खाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का अपना जीवन उद्देश्य होता है। जब सबसे अच्छी चालक के बारे में पूछा गया तो एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर कहेगा कि कोई नहीं है। विभिन्न खेल स्थितियों में एक बेहतर कदम होता है। जीवन का कोई सामान्य अर्थ नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियों और कार्यों पर निर्भर करता है। लोगोथेरेपी व्यक्तियों को यह महसूस करने में मदद करती है कि उनके जीवन का मूल्य हो सकता है और उन्हें अपना उद्देश्य खुद चुनना चाहिए। जीवन का महत्व असीम है। उदाहरण के लिए, रिसाइकलिंग स्टार्टअप में आपकी नई नौकरी आपको व्यक्तिगत अर्थ, जैसे ऐसा महसूस होना कि आप एक फर्क कर रहे हैं, या सामाजिक अर्थ, जैसे दूसरों के जीवन में सुधार देखना, दे सकती है। लेसन: परस्यूइंग योर एंजाइटीज हेल्प्स यू हैंडल देम। लोगोथेरेपी का अंतिम उद्देश्य लोगों को जीवन में अर्थ खोजने में मदद करना है, लेकिन इसके अतिरिक्त उपयोग हैं। लोगोथेरेपी मानसिक समस्याओं वाले व्यक्तियों की भी मदद करती है, जैसे कि अस्तित्वगत शून्यता के कारण। लोगोथेरेपी रोगियों के आंतरिक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करके ऐसा करती है। सामान्य मनोचिकित्सा रोगी का विश्लेषण करती है और उसके परिवेश और अन्य कारकों द्वारा उसके विक्षिप्त चिंताओं की व्याख्या करती है। लोगोथेरेपी का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को चुन सकते हैं और पर्यावरणीय प्रभाव के बिना चुनाव कर सकते हैं। यह मूलभूत अवधारणा व्यक्तियों को यह पहचानने में मदद करती है कि वे लंबी अवधि की सफलता के लिए अपनी चिंताओं को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन कैसे? लोगोथेरेपी इस अजीब घटना का फायदा उठाती है। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो यह अक्सर होती है, लेकिन जब हम इसे धक्का देते हैं तो यह कभी नहीं होता। एक शर्मीले दोस्त की कल्पना कीजिए जो सार्वजनिक रूप से शर्माने से डरता है। भीड़ में होने के कारण वह शर्मा जाता है क्योंकि वह लगातार इसके बारे में सोच रहा है। लोगोथेरेपी रोगी को उसका सबसे बुरा डर करने के लिए आग्रह करने के लिए विरोधाभासी उद्देश्य का उपयोग करती है। आपका भयभीत दोस्त, जब भी वह दूसरों के बीच हो, शर्माने का प्रयास कर सकता है। जब उसे पता चलेगा कि उसे मजबूर करने से काम नहीं चलता, तो वह अपने शर्माने के डर को खो देगा। फाइनल समरी: इस पुस्तक का मुख्य बिंदु: जीवन में उद्देश्य खोजना हमारी समृद्धि और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह बड़ा या अस्तित्वगत होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर आपका अपना अर्थ ठीक है। पुस्तक की सिफारिश: दलाई लामा और हावर्ड सी. कटलर द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस।